हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज के इस लेक्चर में। और आज है हमारा डे 4 और आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आपको पता ही है हमारा पैटर्न। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीक्वेंस एंड सीरीज की थ्योरी को कवर करेंगे और उसके बाद हम अपने एग्जाम के क्वेश्चंस को लेंगे और हम देखेंगे कि इन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसी सीरीज में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज कितनी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब हम जान लेते हैं कि यहाँ पर हमने पिछले 5 सालों में आए हुए क्वेश्चन को एनालाइज किया और हमने देखा कि उनमें सीक्वेंस एंड सीरीज के लगभग 8.51% है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का वेटेज जो 5 इयर्स में देखा गया वो कितना है, वो है 8.51%। और अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो यहां पर देखिए, ईयर 2024 में एपी और जीपी से ही लगभग 2 क्वेश्चंस पूछे गए जो कि एवरेज और इजी कैटेगरी में थे। और वहीं 2023 में इसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे गए जो कि इजी, एवरेज और इजी कैटेगरी में थे। और वहीं अगर हम देखें 2022 में इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन पूछा गया जो कि एवरेज क्वेश्चन की कैटेगरी में था। 2021 में भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया जो कि एवरेज क्वेश्चन की कैटेगरी में था। इसी तरीके से 2020 में 2 क्वेश्चन, 2019 में 4 क्वेश्चन और 2018 में 2 क्वेश्चन और इसी तरीके से 2017 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब कि अगर आप देखें तो इससे औसतन हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे इस चैप्टर से। और अच्छी बात यह है कि इससे लगभग इजी टू एवरेज, है ना, इजी टू एवरेज क्वेश्चन की कैटेगरी पूछी जा रही है एग्जाम में। मतलब कि हम इन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी थ्योरी। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम सीक्वेंस एंड सीरीज को समझेंगे। हम इनकी डेफिनेशंस को जानेंगे कि ये क्या होता है। इसके बाद हम सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होती है। और इसी के बाद हम जानेंगे अर्थमेटिक मीन क्या होता है। और उसके बाद फाइनली हम आपको बताएंगे कि जीपी क्या होती है। अगर हम अपने एग्जाम को देखें तो वहां पर एएम, जीएम और एचएम या फिर अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हमने 5 सालों में देखा कि जो मोस्ट क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं। और क्योंकि हम क्रैश कोर्स में हैं तो हम ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो हम इन सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस से हमारा मतलब क्या है। सीक्वेंस एक लिस्ट है किनकी, नंबर की, है ना। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस एक लिस्ट है किसकी, नंबर की। लेकिन किस तरीके से, इन्हें हमने एक डेफिनिट रूल के अंडर अरेंज किया हुआ है ना। इन्हें हमने एक डेफिनिट रूल के अंडर अरेंज किया हुआ है, तब वो क्या बना, तब वो लिस्ट उन नंबर्स की क्या बन गई, वो बन गया हमारा सीक्वेंस, है ना। तो अब यहां पर देखिए, अगर हम एक सेकेंड डेफिनेशन की बात करें, ये तो होगी फॉर्मल डेफिनेशन। अगर हम सेकेंड डेफिनेशन की बात करें, मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि सीक्वेंस को हमने एज अ फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ना। सीक्वेंस को हमने एज अ फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। और हम जानते हैं फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में डोमेन होती है, कोडोमेन होती है और रेंज होती है। और सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या है, जिसकी डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर या फिर इनके सभी सबसेट। मतलब कि किस तरीके के 1 2 3 2 के, है ना, 1 2 3 2 के, इस तरीके के एलिमेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने एक लिस्ट ले ली नंबर्स की। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, इफ A1, A2, A3 डॉट डॉट AN एंड शो ऑन। अगर हमारे पास ये एक सीक्वेंस है तो अगर हम यहाँ पर इन सभी टर्म्स को ऐड कर दे रहे हैं तो उससे हमें एक्सप्रेशन मिलेगा क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस AN एंड शो ऑन। तो इस समेशन को क्या बोल देंगे हम, अगर हम सीक्वेंस के सभी टर्म्स को सम कर दे रहे हैं आपस में, अगर हमने ऐड कर दे रहे हैं तो हमें इस तरीके का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। और इसी एक्सप्रेशन को हम बोल देते हैं सीरीज।
क्लियर है? तो सीक्वेंस समझ में आया क्या? फॉर्मली सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस नंबर्स की एक लिस्ट है जिसे हमने एक डेफिनिट रूल के अंडर अरेंज किया हुआ है। और उसी तरीके से अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज क्या है? सीरीज इन्हीं सीक्वेंस के टर्म्स का सम है। क्लियर है? ओके, तो अब देखिए, अगर यहां पर बात करिए क्या कि सीक्वेंस अगर हमारे सीक्वेंस के टर्म्स कुछ सर्टेन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, है ना? कुछ सर्टेन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। पैटर्न मतलब मान लीजिए कि हमारे पास एक सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो आप देख पा रहे होंगे कि इन सभी सीक्वेंस के टर्म में अगर हम डिफरेंस देखें, अगर हम यहाँ पर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करें या फिर थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करें, तो हमें इनके बीच जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो कितना है? वो है 2। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमें एक पैटर्न देखने को मिला नंबर के बीच में, क्या कि जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर का 2 टाइम्स है ना? तो इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करने वाले सीक्वेंस को हम कहते हैं प्रोग्रेशन, है ना? क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। ओके, तो नाउ मूव टू दी प्रोग्रेशन, है ना? तो पहला प्रोग्रेशन है हमारे पास आज के लेक्चर में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहला प्रोग्रेशन कौन सा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, है ना? तो हमें पता चल गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है मतलब कि एक सीक्वेंस है जो कि एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता होगा, है ना? जो कि एक पैटर्न को फॉलो करता होगा। तो ये किस तरीके के पैटर्न को फॉलो करता है ये हम समझ लेते हैं। तो होता क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसके किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा ही सेम होता है। हमेशा ही सेम होता है मतलब कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4, तो अगर आप A2 में से A1 घटाएंगे तो आपको कुछ नंबर मिलेगा, और वही सेम नंबर आपको A3 में से A2 घटाने में मिलेगा, और वही सेम नंबर आपको A4 में से A3 घटाने में मिलेगा। मतलब कि आप कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म लो और आप उनका डिफरेंस ले लो, तो वो डिफरेंस हमेशा ही सेम होता है ना? वो डिफरेंस हमेशा ही सेम होता है। क्लियर है? ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि हमने एक एपी ले ली। अगर इस तरीके से डिफरेंट सेम है तो हम एपी को बना भी सकते हैं। मतलब कि अगर हमें केवल एपी का सिंगल टर्म दे दिया जाए, तो हम अपनी पूरी एपी को बना लेंगे। सिंगल टर्म और साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस, है ना? साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस, मतलब कि अगर हमें ये दो चीजें मिल जाएं, कौन कौन सी? सिंगल टर्म और किन्हीं दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस, अगर हमें ये दोनों चीजें मिल जाएं तो इससे हम अपनी एपी को बना लेंगे। मतलब कि हम एपी के सारे टर्म्स को निकाल सकते हैं। अच्छा, कैसे? मान लीजिए कि हमारी एपी का फर्स्ट टर्म दे दिया गया, जैसे हमने बोला ए, और वही हमें उनके कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस दे दिया गया डी। क्लियर है? तो अब देखिए, ए हमारे पास है जो फर्स्ट टर्म है। अगर हम ए में डी को ऐड कर देंगे तो इससे हमें सेकंड टर्म मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ए में ट्वाइस डी को ऐड कर देंगे तो यहां से देखिए, इन नो टर्म, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म्स के बीच का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो ये क्या आएगा? यस, ये आएगा ए प्लस, ये क्या आएगा बेटा? इन दोनों का डिफरेंस, हाँ, इन दोनों का डिफरेंस आएगा डी। तो हमें यहाँ पे भी डी देखने को मिला। अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो ये भी डी है, और अगर हम आगे के टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं a+3d माइनस a+2d, तो ये भी डी ही देखने को मिलेगा। मतलब कि हमारा कॉमन डिफरेंस इसमें चेंज होने वाला नहीं है। तो इसी तरीके से हम पूरी एपी को बना सकते हैं। किस तरीके से? अगर हमारे पास ए और डी दिया हुआ है तो हम a+a, a+d, a+2d, a+3d, a+4d एंड शो ऑन। तो इस तरीके से हम केवल फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के साथ पूरी एपी को बना सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो अब देखिए, हमने इसे जनरलाइज कर लिया। मान लीजिए कि अगर हमारे पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक हमें एपी निकालनी होती तो हम इस तरीके के मेथड का यूज कर लेते, जिससे कि हमारा काम हो जाता। हम क्या करते? अगर हमें ए और डी दिया हुआ है तो हम सिंपली इन्हें ऐड करते जाते, जैसे कि हमने यहाँ पर किया, और हमें हमारी एपी मिल जाती। लेकिन मान लीजिए कि हमें एक बड़ी संख्या में
एपी के टर्म्स को फाइंड करना है, या फिर हमें एक पर्टिकुलर टर्म को फाइंड करना है कि वो टर्म एपी में क्या होगा, है ना? वो टर्म एपी में क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एपी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस नेचुरल नंबर्स की एपी है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इनके किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है? यस, इनके किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है 1। और अब मैंने बोल दिया कि इसका, है ना, तो ये तो काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका टर्म्स हमें समझ में आ रहा है कौन सा होगा। जो भी n है वही उसके टर्म्स की बीच की वैल्यू है। हम यहाँ पर एपी ले रहे हैं, ये 2 4 6 8 10 12, तो इस तरीके की एपी है हमारे पास। अब मैंने बोल दिया कि इसका 5052 टर्म बताओ, है ना? तो अभी आपको देखना पड़ेगा, और हम इस तरीके से ऐड करके वो टर्म्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमने एक सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला लिया, जो कि हमें एपी के nth टर्म के बारे में जानकारी देता है, और हमने nth टर्म को रिप्रेजेंट किया t ऑफ n के द्वारा, और ये फॉर्मूला हमने दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a क्या है? a है हमारा फर्स्ट टर्म, और d है यहाँ पर किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस। क्लियर? तो इस तरीके से अगर आपके पास a है और d है, और हमसे पूछा गया कि यहाँ पर एपी में आप इसका कोई सा भी टर्म बताइए, मतलब कि हमने बोल दिया कि 5000 माह, 6000 माह, है ना? इसी तरीके से कोई भी हमने नंबर बोल दिया n, वो टर्म हमें दे दीजिए। तो आप सिंपली a और d और n को इस फॉर्मूले में रख दोगे, जिससे कि आपको आपका टर्म ये tn मिल जाएगा यहाँ से, है ना? ओके, तो नाउ नेक्स्ट। अच्छा, अब कॉमन डिफरेंस आप जानते ही हैं क्या? कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए क्या करेंगे हम? यस, सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को हटा देंगे। मान लीजिए हमने बोला कि हमारे पास एक नंबर है tn, तो आपको क्या करेंगे? आप उस नंबर tn को लेंगे और उसके पहले वाले नंबर से उसे घटा देंगे, जिससे कि हमें उसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? मतलब कि ये कि अगर आपको दो नंबर दिए गए हैं tn, और एक नंबर दिया गया है tn-1, तो आप उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके उनके बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए, अब एक नई तरह की एपी है हमारे पास। अब एक नई तरह की एपी है हमारे पास। एक नई तरह की एपी है हमारे पास, जिसमें कि हमें हमारी एपी का लास्ट टर्म दिया गया है ना? हमें हमारी एपी का लास्ट टर्म दिया गया है। तो हमारे पास एपी है, मान लीजिए कोई भी एपी है जिसका हमें लास्ट टर्म एल दिया गया है, और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स एन है ना? और उसका कॉमन डिफरेंस डी है। तो अब देखिए अब क्या होगा यहाँ पे। अभी तक हमने बात करी थी कि अगर आपको nth टर्म निकालना है, तो आप फर्स्ट टर्म और जो टर्म चाहिए आपको n, और उसी के साथ साथ उनके बीच का कॉमन डिफरेंस, इसे लेके आप nth टर्म को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म दिया गया है, और वो नंबर दिया गया है जो कि आपको निकालना है, मतलब n की वैल्यू, और साथ ही साथ आपको d दिया गया है, तो इसमें आप किस तरीके से अपने nth टर्म को निकालेंगे, वो चीज हमने इस फॉर्मूले में डिस्कस करी हुई है। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, टी एन इज इक्वल टू वॉट? एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब कि आपको जस्ट ए को रिप्लेस करना है किससे? लास्ट टर्म से। मतलब फाइनल जो फर्स्ट टर्म था आपका ए, इससे आप लास्ट टर्म से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है? ओके, तो अब बात आ रही है कि अगर हमारे पास एक एपी दी गई है ना, और उसमें कुछ टर्म्स हैं, और हमें उस एपी के कुछ या सारी एपी का सम फाइंड करना है ना? हमें सारे टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको पता ही चल गया होगा कि अगर एपी का हमें सम फाइंड करना है, तो हमारी एपी या तो फाइनाइट हो, या फिर हमें कुछ नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना हो इसमें। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, जो कि हम जानते हैं क्या है? एस एन इज इक्वल टू वॉट? एन बाई टू इन ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें हमारे पास एन है, मतलब कि कहां तक हमें टर्म्स का सम फाइंड करना है, और इसी के साथ साथ हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू है जो कि है ए, और हमारी एपी का कॉमन डिफरेंस है जो कि है डी। तो अब मान लीजिए, अब हमारे पास एक एपी दी गई है जिसमें कि हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, मींस फाइनाइट एपी है जिसमें हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, और हमें सारी एपी का सम फाइंड करना है केवल। तो इसे हम किस तरीके से
शॉर्टली डिटरमाइन करेंगे तो इसके लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है n/2 a प्लस l, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो इन दोनों फॉर्मूले को याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनका यूज हम करेंगे आगे। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, अगर हमें tn दिया गया है, tn किस तरीके से, यहाँ पर समझिए, हमारे पास nth टर्म का सम Sn है, हमने पहले बात कर ली यहाँ पे, है ना। हमारे पास nth टर्म की एक एपी है और nth टर्म की इस एपी का सम क्या है, वो है Sn। तो यहाँ पे nth टर्म, है ना, अगर आपको Sn दिया गया है तब भी आप nth टर्म को डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे कैसे आप यहाँ से tn फाइंड कर लेंगे, Sn माइनस Sn-1, Sn माइनस Sn-1, है ना, क्लियर। और इसे ही आप लिख सकते हैं क्या, tn इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ t ऑफ n माइनस k प्लस t ऑफ n प्लस k, क्लियर। जहां पर k की वैल्यू क्या है, k हमारा हमेशा ही n से छोटा होगा, है ना, k कहीं हमारे बीच में होगा सीरीज के, सॉरी सीक्वेंस के। तो इस तरीके से आप सम को फाइंड कर सकते हैं जब आपको Sn ही दिया हुआ हो। करना क्या है, आपको टर्म फाइंड करने के लिए, आपको tn फाइंड करने के लिए Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट कर देना है जस्ट। ओके, तो अब हमारे पास एपी से रिलेटेड कुछ नोट्स हैं, तो इन्हें समझते हैं। तो पहला नोट एपी के रिगार्डिंग ये है कि अगर आपको एपी के किन्हीं भी थ्री टर्म्स को लेना हो, किन्हीं भी थ्री टर्म्स को लेना हो, तो हम उसे a माइनस डी, ए प्लस डी के फॉर्म में लेंगे हमेशा, है ना। याद रखना है आपको कि अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास एक एपी है जिसका ए और डी है और आप इसे किन्हीं भी तीन टर्म्स को बताइए, तो आप इन्हें किस तरीके से लेंगे, आप लेंगे इन्हें a माइनस डी, ए प्लस डी के फॉर्म में, क्लियर। अब इसी तरीके से अगर हमसे बोला जाए कि एपी के फोर टर्म्स को बताइए, एपी के फोर टर्म्स को बताइए, तो इन्हें हम हमेशा ही किस तरीके से, a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी के फॉर्म में ही लेंगे। कितने टर्म्स, फोर टर्म्स, है ना, फोर टर्म्स। इन्हें हम किस तरीके से लेंगे, इन्हें हम लेंगे a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी के फॉर्म में। ओके, इसी तरीके से अगर हमें फाइव टर्म्स लेने हो, अगर हमें फाइव टर्म्स लेने हैं तो हमारे पास एपी के जो टर्म्स आएंगे वो आएंगे a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी के टर्म्स, क्लियर है। फाइव टर्म्स कैसे, a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। तो हम इस फॉर्म में अपनी एपी के इन टर्म्स को लेंगे। अच्छा, अब देखिए, अब अगर हमारे पास एपी के हमें थ्री टर्म्स दिए गए हैं, अगर हमारे पास हमें गिवन एक एपी है जिसके थ्री टर्म्स हमारे पास हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, और ये तीनों ही टर्म्स किसमें है, ये तीनों ही टर्म्स एपी में है ना, ये तीनों ही टर्म्स एपी बना रहे हैं। तो ये तभी होगा जब जब सेकेंड टर्म्स जब सेकेंड टर्म्स का जब सेकेंड टर्म्स का दोगुना पहले और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है ना, पहले और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है। जैसे कि अगर हम एबीसी में देखें तो हमें मिलेगा क्या, टू टाइम्स बी इज इक्वल टू वॉट, ए प्लस सी, टू टाइम्स बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो इसे याद रखिएगा, ये चारों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है ना, इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा कि अगर हमारे पास एपी में थ्री टर्म्स हैं तो हमेशा ही हमें क्या मिलेगा, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ओके, तो अब देखिए, अब एपी पर हम कुछ रिजल्ट्स को समझते हैं, कुछ हमारे पास रिजल्ट्स हैं इसी एपी से रिलेटेड। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास अभी एक फाइनाइट एपी है ना, फाइनाइट एपी कैसी ले लिया हमने, a1 a2 डॉट डॉट an तक, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर इस फाइनाइट एपी में अगर हम शुरुआत से शुरू करके कुछ टर्म्स को चूज करें और इसी तरीके से सीरीज के लास्ट से शुरू करके कुछ एक सर्टेन पॉइंट तक जितने की हमने शुरुआत में टर्म्स लिए थे उन्हीं टर्म्स को चूज करें, तो आप ये पाओगे कि जब आप इन दोनों ही टर्म्स को ऐड करते हो तो इनका सम हमेशा ही इक्वल आता है ना, इनका सम हमेशा ही कैसा, इक्वल आता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक टर्म ले लिया ए के बीच में, है ना, हमने यहाँ पर टर्म ले लिया ए के,
तो हमारे पास सीरीज है A1 डॉट डॉट AK डॉट डॉट AN, इस तरीके से हमारे पास सीरीज है। और हमने शुरुआत करी A1 से लेके AK तक के टर्म्स को ऐड करने की। तो जब हमने A1 से AK तक के टर्म्स को ऐड किया और हमने देखा कि उसका सम हमें मिला SN, उसका सम क्या मिला हमें? SN मिला। और इसी तरीके से बिल्कुल आपने क्या किया कि यहां पर हमें ये लास्ट टर्म दिया गया है P का, और हमें AN से अगेन AK तक के टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो ये सम हमें मिल गया क्या? SN डैश। क्या मिल गया बेटा? SN डैश। तो जब आप इन दोनों SN और SN डैश को कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि दोनों ही SN और SN डैश आपस में इक्वल है ना? SN और SN डैश हमेशा इक्वल है। क्लियर है? तो आप ध्यान रखिए क्या कि अगर आपके पास एक फाइनाइट एपी है तो आप शुरुआत से कुछ सर्टेन टर्म्स को जोड़ें और वहीं एंड से कुछ उसी सर्टेन टर्म्स तक नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर दूं, तो जो सम होगा वो कैसा होगा? वो हमेशा ही इक्वल आएगा। जैसे कि यहां पर देखिए A1 प्लस AN इज इक्वल टू वॉट? AK प्लस AN माइनस K माइनस 1। क्लियर? तो इस तरीके से तो हमने यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारी सीरीज में nth टर्म है और इसका फर्स्ट टर्म है A, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं क्या कि A1 प्लस AN दिस टर्म ये हमेशा ही इक्वल होता है AK प्लस AN माइनस K माइनस 1, जहां पर ये 1 2 3, जहां पर K की वैल्यू क्या है? K की वैल्यू है 1 2 3 2 N माइनस 1। ओके, नाउ अब हम समझते हैं अर्थमेटिक मीन को। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? तो यहां पर देखिए हमारे पास दो टर्म है, हमारे पास दो टर्म है, ये स्मॉल a है ना, हमारे पास दो टर्म है स्मॉल a एंड b, और ये सभी टर्म, ये तीनों टर्म एपी में है ना, ये सभी टर्म एपी में है, स्मॉल a, कैपिटल A और स्मॉल b। ये किसमें है बेटा? एपी में। तो अगर आपको इन टर्म्स का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो तो ये क्या होता है? इन टर्म्स का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ये होता है a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू। a इज इक्वल टू वॉट? a प्लस बी बाई टू। तो ये हमारे इन दोनों टर्म a और b का अर्थमेटिक मीन है। क्लियर है? तो इसी तरीके से सेकंड रिजल्ट हमारे पास है जिसमें कि हमें दिया गया है इफ a स्मॉल a1 a2 एंड डॉट डॉट an और b, ये टर्म्स हमें एपी में दिए गए हैं, है ना, ये टर्म्स किसमें? हमें एपी में दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके बीच के टर्म्स, इनके बीच के जो हमने कैपिटल एज लिए हुए हैं A1 A2 डॉट डॉट AN, ये क्या होते हैं? ये होते हैं A और B के बीच के n अर्थमेटिक मीन। A और B के बीच के क्या? A और B के बीच के n अर्थमेटिक मीन। क्लियर है? तो आपको याद रखना है क्या कि हमने शुरुआत और लास्ट के टर्म को इग्नोर कर दिया और वहां अंदर हमारे पास इसी सीरीज में टर्म है A1 A2 एंड डॉट डॉट AN। तो इन्हीं टर्म A1 A2 एंड सो ऑन AN को हम क्या बोलेंगे? हम इन्हें बोलेंगे कि ये टर्म्स A और B के बीच के n अर्थमेटिक मीन को बताते हैं। क्लियर? तो इसी तरीके से यहां पर देखिए हमारे पास क्या है? हमारे पास n अर्थमेटिक मीन था जो कि है A1 A2 एंड सो ऑन AN, जो कि A और B के बीच में था, है ना, जो कि A और B के बीच में था। तो इसे हम एक फॉर्मूले के द्वारा इवेल्युएट करते हैं और ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है हमारे पास ए आर इज इक्वल टू वॉट? ए प्लस आर टाइम्स बी माइनस ए मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन एन प्लस वन, है ना, अपॉन एन प्लस वन, तभी आर के लिए जहां आर 1 to n है। ओके, तो आप देखिए अगर हम यहां पर सम ऑफ एन एम्स को ए और बी के बीच में इंसर्ट कर देते हैं, है ना, ए और बी के बीच में इंसर्ट कर देते हैं। क्लियर है? अगर हम ए और बी के बीच में एन एन अर्थ अर्थमेटिक मीन को ले लेते हैं तो इनका सम क्या होगा? इनका सम होगा एन ऑफ ए। इनका सम क्या होगा? इनका सम होगा एन ऑफ ए। इसका मतलब कि अगर हम इन एन एम्स को ले रहे हैं मींस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस
डॉट 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 ए एन को अगर हम ले रहे हैं तो हमें ये क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा एन टाइम्स क्या अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या है, ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन है हमारे पास a1 प्लस a2 बाई सॉरी a1 a प्लस b बाई 2 है ना। दिस वन इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, so that is n times a plus b by 2। ओके, तो यहाँ इसी पर आधारित हमारे पास कुछ नोट्स हैं, तो इन्हें समझते हैं। तो n नंबर्स का am, हमारे पास एक सीक्वेंस है, हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है a1 a2 a3 an, और इसमें हमारे पास n नंबर्स है ना। तो अब इन n नंबर्स का am हम किस तरीके से देंगे, इन n नंबर्स का am दिया जाता है am is equal to what, am is equal to a1 plus a2 plus a3 डॉट 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 an डिवाइड बाई n के द्वारा, है ना। आपको याद रखना है कि हमारे पास अगर n नंबर्स हैं और इन नंबर्स का अगर हम am कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इनका am फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हमें मिलेगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस शो ऑन an डिवाइड बाई n के द्वारा। क्लियर है? ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अब हम एक नई प्रोग्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कौन सी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। जैसा कि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जाना था, इसमें क्या होता है, इसमें किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमें कॉमन देखने को मिलता है, जिसे मैं नाम दिया था कॉमन डिफरेंस डी, है ना। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अगर हम देखें तो इसमें किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का रेशियो, है ना, इसमें क्या होगा, इसमें हम लेंगे रेशियो, इसमें क्या लिया था डिफरेंस, इसमें लेंगे हम रेशियो। किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का रेशियो ये क्या होता है, ये हमेशा ही सेम होता है ना। तो बिल्कुल सेम है, कैसा, एपी की तरह। इसमें क्या है, इसमें है रेशियो, और इसमें क्या था, उसमें था डिफरेंस। तो देखिए जीपी को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जीपी के जो टर्म्स हैं जनरली हम लेते हैं ए आर स्क्वायर एंड शो ऑन, इसके द्वारा, जहां पर ए हमारा इस जीपी का फर्स्ट टर्म है, और वहीं अगर हम आर को देखेंगे, आर क्या है बेटा, आर है हमारा कॉमन डिफरेंस, है ना। आर क्या है, आर है हमारा कॉमन डिफरेंस इसी जीपी का। ओके, तो अब देखिए, अब जीपी में एन टर्म्स को कैसे इवेल्युएट करेंगे। जीपी में हम किसी दी गई जीपी के nth टर्म को किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे, तो हमें इसका टी एन क्या मिलेगा, हमें इसका टी एन मिलेगा ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ए आर टू पावर वॉट, एन माइनस वन। तो इसी तरीके से हमने वहां पर एपी में देखा था कि अगर हमें ए दिया गया है और डी दिया गया है और हमें एन टर्म फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने सिंपल फॉर्मूला देखा था, क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। टी एन इज इक्वल टू वॉट, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसी में हमने बात करी थी कि अगर हमें फर्स्ट टर्म ना देके लास्ट टर्म दे दिया जाए, मतलब हमें एल की वैल्यू दे दी जाए, तब क्या था हमारा टी एन, तब हमें इसमें जो टी एन देखने को मिला था वो था हमारे पास एल माइनस एल प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरीके से हमें अपने टी एन की वैल्यू वहां देखने को मिली थी। अब वही सेम चीज कहाँ, यहाँ जीपी में, कि अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है कहां से, एंड से, nth टर्म फाइंड करना है कहां से, एंड से, तो इसके लिए हमें सिंपल फॉर्मूला टी एन डैश मिलता है, जो कि है एल अपॉन, एल क्या है, एल हमारा लास्ट टर्म है, एल अपॉन आर टू द पावर एन माइनस वन, है ना, आर टू पावर वॉट, एन माइनस वन। तो इन दोनों ही फॉर्मूलाज को आप याद रखिएगा। अच्छा, अब बात आ रही है कि हमारे पास अगर एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इसके nth टर्म्स का सम हम किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे। तो पहला केस, जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, तो वहां पर एस एन दिया जाता है, कैसे, और देखिए इसी ज्योमेट्रिक सीरीज में, इसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको पता ही है, हमें ए दिया होगा, मतलब फर्स्ट टर्म, और इसी के साथ साथ हमें कॉमन डिफरेंस आर भी दिया होगा, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप फाइनाइट किसी nth सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म को बताइए। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमारे पास फॉर्मूला है ए टाइम्स वन माइनस आर टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर। और ध्यान रखिए यहाँ पर आर कैसा है, आर हमेशा ही वन के इक्वल नहीं होगा,
है ना। और अगर कहीं r 1 के इक्वल हो गया तो सीधा r अगर 1 के इक्वल हो गया तो सीधा फॉर्मूला है क्या है, वो है n टाइम्स a, है ना, n टाइम्स a। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस 1 हो गया। इसका मतलब कि हमारे पास जो सीरीज जो जीपी मिलेगी वो सेम टर्म्स की ही जीपी होगी। मतलब कि उसमें टर्म्स आएंगे कुछ इस तरीके से a, इसी तरीके के होल जीपी में हमारे पास टर्म्स आएंगे और उनका सम क्या होगा, उनका सम होगा n टाइम a। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब हम मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जहां पर अब हमने क्या किया, हमने अपनी जीपी को एक्सपेंड कर दिया। हमने अपनी जीपी को फाइनाइट ना रख के इनफाइनाइट टर्म्स की एक जीपी को ले लिया है। तो इस कंडीशन में भी हम जीपी का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जीपी का सम निकालने के लिए हम सिंपल फॉर्मूले का यूज करते हैं जो कि है एस इन्फिनिटी, और एस इन्फिनिटी दिया जाता है ए अपॉन 1 - आर के द्वारा, है ना, ए अपॉन 1 - आर के द्वारा। और यहाँ याद रखिए कि हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन है, एक कंडीशन है क्या, कि मॉडुलस ऑफ आर हमेशा ही 1 से लेस होना चाहिए इस केस में, क्योंकि अगर ये 1 हुआ, है ना, अगर ये 1 हुआ तो क्या हो जाएगा, ये सीरीज डिफाइन नहीं होगी। क्लियर है? ओके। तो अब देखिए, अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस को। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सीक्वेंस और सीरीज की थ्योरी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। सीक्वेंस और सीरीज की थ्योरी पर बेस्ड जो हमने थ्योरी अभी भी कवर करी हुई है, हम इसी पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इसी सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ log 2 बेस 3 एंड log 2 टू पावर x - 5 बेस 3 एंड log 2 टू पावर x - 7/2 बेस 3, ये तीनों के तीनों टर्म्स एपी में हैं। हमें दिया हुआ है कि ये टर्म्स एपी में है, तो हमें x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट याद आया होगा जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हुआ था, कि अगर हमें 3 टर्म्स एपी में दिए जाते हैं तो उनके बीच क्या रिलेशन होता है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करिए। तो यू हैव योर टाइम, प्लीज सॉल्व इट। ओके, तो हम मूव करते हैं x के सॉल्यूशन की तरफ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बी। आइए सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहां पर हमें दिया हुआ था log 2 base 3 and log 2 to the power x minus 5 base 3 and log 2 to the power x minus 7/2 base 3। हमें ये तीनों टर्म्स एपी में दिए हुए थे, और ये टर्म्स 3 है, और मैंने आपको बताया था कि अगर 3 टर्म्स आपको एपी में दिए हुए हों तो उनके बीच क्या रिलेशन होता है, यस, मिडिल टर्म्स का ट्वाइस, मिडिल टर्म्स का ट्वाइस रिमेनिंग टर्म्स के सम के इक्वल होता है। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिख लिया मिडिल टर्म जो कि है हमारे पास log 2 to the power x minus 5 बेस 3 का ट्वाइस, है ना। तो 2 टाइम्स log 2 to the power x minus 5 बेस 3, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस टर्म एंड दिस टर्म का सम। तो हमें सिंपली यहां से मिलेगा दिस इज इक्वल टू log 2 बेस 3 प्लस log 2 to the power x minus 7/2 बेस 3। तो अब देखिए, log की प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो इसे किसे, log 3 2 टाइम्स log 2 to the power x minus 5 बेस 3 को हम लिख सकते हैं क्या, log 2 to the power x minus 5 का स्क्वायर बेस 3, है ना। और इसी तरीके से अगर आप इस राइट हैंड साइड को देखेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इस सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे यूजिंग यूजिंग log प्रॉपर्टी। तो इससे सिंपली हमें मिलेगा log 2 टाइम्स 2 to the power x minus 7/2। अब इसका हम एंटी लॉग ले लेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, जिससे हमें मिल जाएगा 2 to the power x minus 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स 2 to the power x minus 7/2। अब देखिए सिंपली हमने यहाँ पर एक चालाकी करी। चालाकी क्या, हमने इसे आसान बनाया। आसान कैसे बनाया, हमने यहाँ पर 2 to the power x को मान लिया t के फॉर्म में। हमने यहाँ पर 2 to the power x को क्या मान लिया, t। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा t minus 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स t minus 7/2। अब t minus 5 का होल स्क्वायर आप ओपन करिए, क्या मिलेगा, t स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 टाइम्स t, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स t minus 7, दिस थिंग। तो अब देखिए, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा जो कि क्या होगा, जो कि होगा टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो इसे फैक्टराइज करिए, इसे फैक्टराइज करिए तो क्या होगा, तो यहां से इसके हमें रूट्स मिल जाएंगे t माइनस 8 एंड t माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज फॉर्म में इसके फैक्टर्स हैं कितने, t माइनस 8 एंड t माइनस 4। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर दो वैल्यूज मिलेंगी इसकी t की, और हम जानते हैं t किसके बराबर माना था हमने, t हमने माना था 2 to the power x के इक्वल।
तो सिंपली टू द पावर x इज इक्वल टू हमें 8 मिला और टू द पावर x इज इक्वल टू हमें 4 मिला। तो यहां से हमें x की दो वैल्यूज मिली, एक वैल्यू है x इज इक्वल टू 3 और दूसरी वैल्यू है हमारे पास x इज इक्वल टू 2। तो अब देखिए, अब अगर हम x इज इक्वल टू 2 पर देखेंगे तो हमें ये कौन सा log टू द पावर x माइनस 5 ये अनडिफाइंड देखने को मिलता है ना, ये अनडिफाइंड देखने को मिलता है। तो इसलिए हम यहाँ पर केवल x इज इक्वल टू 3 को वैलिड मान रहे हैं और ये हमारा ओनली सॉल्यूशन होगा इस x के लिए, है ना, इस x के लिए जब हमारे ये तीनों टर्म्स AP में होंगे। समझ में आया? ये क्लियर है? कौन सा ऑप्शन? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है, हमसे बोला जा रहा है द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 500 दैट आर डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 21, है ना, बट नॉट बाय 21। तो हमें यहाँ पर उन नंबर्स को फाइंड आउट करना है जो कि 100 और 500 के बीच में है और ये नंबर 7 से डिविजिबल हैं लेकिन 21 से डिविजिबल नहीं है। तो आप रिकॉल करिए 7 से डिविजिबिलिटी को, और जो नंबर 21 से डिविजिबल होगा इसका मतलब वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा और साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो आप बस ये फिल्टर कर लेना कि वो नंबर जो 7 से डिविजिबल हैं वो 3 से डिविजिबल ना हो। ओके, टेक योर टाइम। नाउ मूव टू इट्स सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में हमें हमें 100 से 500 के बीच के नंबर फाइंड आउट करने हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं लेकिन 21 से डिविजिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 100 से 500 के बीच में 7 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले रिकॉल करिए 7 से डिविजिबिलिटी को। तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल सिंपल है क्या, कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया है तो आप उस नंबर की यूनिट डिजिट मींस आप उस नंबर की लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप मतलब उस लास्ट डिजिट का दोगुना लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उस नंबर को, जो भी आपको उस लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिला हुआ है, उस नंबर को आप रिमेनिंग नंबर से, है ना, रिमेनिंग नंबर से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। और अब अगर आपको ये नंबर 0 या फिर ऐसा नंबर मिलता है जो कि 7 का मल्टीपल है, तो ये हमेशा ही 7 से डिवाइड होगा। क्लियर है? तो 7 से डिविजिबिलिटी हमने रिकॉल कर ली। अब देखिए, इस तरीके के नंबर 100 से 500 के बीच में कुछ हमें इस तरीके से मिलेंगे, 105, 112, 119, 126, 190 एंड 490 एंड 497। तो अब देखिए, अगर हम इसमें अपने रिजल्ट को यूज करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले पिक करते हैं इस नंबर को 112 को। तो आप करेंगे क्या, आप 2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब सॉरी 2 को 2 टाइम्स करेंगे। तो 2 इंटू 2 क्या मिला हमें, 4 मिला। अब बचा हुआ डिजिट क्या है, बचा हुआ डिजिट है 11। तो 11 माइनस 4 क्या आया, 7। तो 7 7 से डिवाइड है। इसी तरीके से अगर आप 119 को देखें तो 9 का डबल कितना, 9 का डबल कितना, 18। 18 माइनस 11 कितना, 7। तो ये अगेन 7 से डिविजिबल है। इसी तरीके से 126 को देखो तो 6 का डबल कितना, 12। 12 माइनस 12 0 आ गया, तो ये भी 7 से डिविजिबल है। तो अब यहाँ पर अगर हम लास्ट डिजिट को देखें तो 7 का स्क्वायर कितना बेटा, 7 का स्क्वायर सॉरी 7 का 2 टाइम्स कितना, 7 इंटू 2 14। और 14 माइनस सॉरी 49 माइनस 14, 49 माइनस 14 कितना मिलेगा, यस 35। तो ये भी 7 से डिविजिबल है ना, ये भी 7 से डिविजिबल है। तो इसी तरीके से हमने देखा, उन नंबर्स को ले लिया जो कि 100 और 500 के बीच लाई कर रहे हैं और ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि ये जो नंबर मिले हमें नंबर्स में ये कुछ n होंगे, है ना, हमें पता नहीं है कि मिडिल में क्या नंबर्स हैं। हमें मिडिल में नंबर की बारे में जानकारी नहीं है, हमने मान लिया कि कुछ n नंबर्स होंगे। तो अब n नंबर्स का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, होता है हमारे पास टी एन इज इक्वल टू ए एन प्लस एन माइनस वन इंटू टी के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे टी एन ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लास्ट टर्म जो कि है 497 और फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म है हमारे पास 105। और डी देखिए, डी क्या है, इनके बीच का हमेशा ही कॉमन डिफरेंस क्या रह रहा है, 7 रह रहा है ना।
तो इस तरीके से हमने ए डी और लास्ट टर्म की वैल्यू रखी जो कि है 497। तो इस तरीके से हमने एन की वैल्यू यहां से डिटरमाइन कर ली जो कि हमें मिली कितनी 57। तो अब देखिए हमारे पास एन आ गया, हमारे पास एन आ गया। तो ये नंबर जो कि 100 और 500 के बीच में है, ये ये नंबर जो कि 100 और 500 के बीच में है और 7 से डिविजिबल है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 57। कितनी? 57। अब हमें 100 और 500 के बीच ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो कि 21 से डिविजिबल ना हो, जबकि 7 से डिविजिबल हो, जबकि 7 से डिविजिबल हो। देखिए यहां से 100 और 500 के बीच में ऐसे नंबर जो कि 21 से डिविजिबल हैं, मतलब कि 7 और 3 के मल्टीपल में है, तो वो हो जाएंगे हमारे पास 105 जो कि पहला नंबर है। दूसरा नंबर हो जाएगा 126, है ना। ये 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है, या 3 और 7 दोनों का ही फैक्टर हमें इसमें देखने को मिलता है। और इसी सीरीज में लास्ट नंबर जो होगा हमारा वो होगा 483। तो अब हम इनकी इनकी संख्या निकाल लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ऐसे नंबर हमें कुछ m देखने को मिलेंगे इसमें, है ना। हमें कुछ m नंबर्स इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो उसमें देखिए लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म है हमारे पास 483 और फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म हमारे पास 105। और वहीं इनका अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें, कॉमन डिफरेंस क्या है इनके बीच के नंबर्स का? तो 126 माइनस 105 कितना? 21। ऐसे ही 127 माइनस 126 कितना? 21 अगेन। तो हमें सिंपली क्या मिला? लास्ट टर्म जो कि है 483 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 105 प्लस m माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है? 21। तो हमें यहां पर मिला ये एक्सप्रेशन, और हम इस एक्सप्रेशन से m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसे सॉल्व करने पर हमें मिला m इज इक्वल टू व्हाट? 19। तो m क्या मिल गया? 19। मतलब कि वे नंबर जो कि 21 से डिविजिबल है, 21 से डिविजिबल नहीं है, सॉरी 21 से डिविजिबल है और 7 से भी हैं। तो अब देखिए, रिक्वायर्ड नंबर क्या होंगे? रिक्वायर्ड नंबर हमें ऐसे नंबर चाहिए थे जो कि 7 से डिविजिबल हो लेकिन 21 से डिविजिबल ना हो। तो हम क्या कर देंगे? हम n माइनस m कर देंगे, जैसे कि हमें क्या मिलेगा? 57 माइनस 19 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 38। तो हमने वो सारे नंबर हटा दिए जो कि 21 से डिविजिबल थे। किसमें से? 7 के डिविजिबिलिटी में से, है ना। तो हमें क्या मिला? हमें रिक्वायर्ड आंसर मिला हमारा 38। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है इफ 100 टाइम दी 100 टर्म ऑफ एन एपी, मतलब किसी एपी का 100वां टर्म का 100 गुना ले लिया हमने, है ना, विद अ नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 50। जहां पर हमने एक नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस लिया और ये 50 टाइम 50 टर्म्स के इक्वल है, मतलब कि ये इसी एपी के 50 टर्म के 50 टाइम्स है। तब हमें इसके 150 टर्म्स की वैल्यू बतानी है इसी एपी के। क्लियर है? तो इसने बस एक कंडीशन दी। कंडीशन क्या है? कंडीशन है हमारे पास कि हमारे पास एक एपी दी हुई है जिसका 100 टर्म, जिसका 100वां टर्म, जिसके 100वें टर्म का 100 गुना इसी एपी के 50वें टर्म्स के 50 गुने के बराबर है। तो हमें इसी एपी के 150 टर्म्स को फाइंड करना है ना। 150वां पद क्या होगा ये बताना है। क्लियर है? तो आइए समझते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो जो कंडीशंस हमें दी गई हैं हम उन्हीं को यूज में लेंगे। तो सबसे पहले हम इसी एपी में ले लेते हैं कि हमारा मान लीजिए फर्स्ट टर्म है ए और इसी एपी का कॉमन डिफरेंस है हमारे पास डी। क्लियर है? फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है डी। तो सबसे पहले हम इन दोनों इन दोनों के साथ T100 को इवेल्युएट कर लेते हैं। T100 क्या होगा? यहाँ से T100 हो जाएगा a प्लस n माइनस 1। n क्या है? n है 100। तो 100 माइनस 1 इंटू डी, तो हमें T100 की वैल्यू मिलेगी जो कि होगी a प्लस 99 इंटू डी। और इसी तरीके से हमसे बोला गया है क्या? 50 टर्म, है ना, इसी एपी का 50 टर्म। तो T50 हम निकाल लेंगे कैसे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू व्हाट? a प्लस 49 डी। अब करना क्या है? कंडीशन क्या है? कंडीशन यूज लेनी है।
और इसी के साथ-साथ अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो T150 टर्म को। तो T150 टर्म की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी A प्लस 150 माइनस 1 इंटू D। तो हमें सिंपली मिलेगा A प्लस 149 टाइम्स D। अब देखिए कंडीशन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो कंडीशन हमें दी हुई थी, कंडीशन क्या थी? 100 टाइम T 100 दैट इज़ इक्वल टू व्हाट? दैट इज़ इक्वल टू 50 टाइम T50। तो जब हमने इस कंडीशन को यूज किया तो हमें इक्वेशन मिला 100 इंटू ए प्लस 99d दैट इज इक्वल टू व्हाट? 50 टाइम्स ए प्लस 49d। तो यहां से ये हमें क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा 2 टाइम्स ए प्लस 99d इज इक्वल टू ए प्लस 49d। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ट्वाइस ए प्लस 198d दैट इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस 49d। तो यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें मिलता है a प्लस 149d इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? अगर आप इसे ध्यान से देखोगे a प्लस 149 इंटू टी को देखोगे, ये क्या है? ये तो हमारा T150 है। ये क्या है? ये हमारा T150 है। तो T150 क्या मिला हमें? T150 में मिल गया 0, कि यहाँ पर a प्लस 149 इंटू टी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है इस राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने इस दी हुई कंडीशन से अपने इस टर्म T150 को डिटरमाइन कर लिया है। अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जहां पर हमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं A1, A2 एंड AN प्लस 1, और ये सभी टर्म किसमें है? AP में है। तब हमें बताना है 1 अपॉन A1 टाइम्स A2 प्लस 1 अपॉन A2 टाइम्स A3 प्लस ऐसे ही डॉट डॉट शो ऑन 1 अपॉन AN टाइम्स AN प्लस 1। ये क्या होगा? हमें ये बताना है, ये डिटरमाइन करना है। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर है डी, और इसके हम सॉल्यूशन को देखेंगे। तो यहाँ पर सिंपली देखिए हमें एपी दी हुई थी, है ना? क्या थी? A1, A2 एंड शो ऑन AN प्लस 1। तो हम मान लेते हैं कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस हमारे पास है डी, और इसी के साथ साथ हम एस को ले लेते हैं। एस क्या है? एस हमें दिया हुआ है 1 अपॉन A1 टाइम्स A2 प्लस 1 अपॉन A2 टाइम्स A3 एंड ऐसे ही डॉट डॉट शो ऑन 1 अपॉन AN टाइम्स AN प्लस 1। अब देखिए हमें एस दिया हुआ था, हमने कॉमन डिफरेंस को ले लिया डी। तो अब इसी डी को हम इसी एस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमें क्या मिलेगा? एक्सप्रेशन। जिससे कि हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा एस इज इक्वल टू 1/d। और इन सभी टर्म्स में हमें डी का मल्टीप्लाई मिल जाएगा इस तरीके से। कैसे? डी अपॉन A1 A2 प्लस डी अपॉन A2 A3 प्लस डॉट डॉट डी अपॉन AN टाइम्स AN प्लस 1। और आप जानते ही हो डी क्या होता है एपी में? डी क्या होता है? डी क्या होता है? दोनों कंजुगेटिव टर्म, एपी के किसी भी एपी के किसी भी दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, है ना? एपी के हम कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म्स ले लें, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? डी है। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में हम टर्म्स का डिफरेंस ले लेंगे A2 माइनस A1 अपॉन A1 टाइम्स A2, और इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड टर्म के लिए हम D की वैल्यू ले लेंगे A3 माइनस A2 अपॉन A2 टाइम्स A3 प्लस डॉट डॉट शो ऑन AN प्लस 1 माइनस AN अपॉन AN टाइम्स AN प्लस 1। तो हमें मिला S इस फॉर्म। अब देखिए इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम इन्हें सेपरेट कर लेंगे। जब हम A2 अपॉन A1 बाई A2 करेंगे तो यहाँ से A2 A2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1 अपॉन A1 माइनस, ऐसे ही जब हम A2 के डिवाइड में A1 A2 को लेंगे तो A1 A1 कैंसिल होगा, हमें मिलेगा 1 अपॉन A2। इसी तरीके से इन सभी टर्म्स के लिए ये ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे, जिससे क्या मिलेगा 1 बाई डी इन ब्रैकेट 1 बाई A1 माइनस 1 बाई A2 प्लस 1 बाई A2 माइनस 1 बाई A3 प्लस एंड डॉट शो ऑन प्लस 1 बाई AN माइनस 1 अपॉन AN प्लस 1। कुछ इस तरीके से हमें सीरीज देखने को मिल जाएगी। और अभी आप समझ गए होंगे कि ऐसा हमने क्यों किया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सभी टर्म्स लेटर में ये सभी टर्म कैंसिल हो जाएंगे। दिस टर्म मीन्स 1 बाई A2 माइनस 1 बाई A2 और प्लस 1 बाई A2 माइनस 1 बाई A3 और प्लस 1 बाई A3, और इसी तरीके से सारे टर्म्स कैंसिल होते होते हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ पर केवल ये दो टर्म मिलेंगे। क्या? 1 बाई डी टाइम्स 1 अपॉन A1 माइनस 1 अपॉन AN प्लस 1। हमें केवल यही दो टर्म्स मिलेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या मिलेगा? 1 अपॉन डी
यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, हमें मिलेगा an+1 माइनस a1 अपॉन a1 टाइम्स an+1। तो सिंपली इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है, 1 अपॉन डी। अब देखिए an+1 को हम क्या लिखेंगे, an+1 क्या है, हमारा टी एन टर्म है, तो इसे हम लिख सकते हैं a1 प्लस एन डी माइनस a1, क्योंकि यहाँ पर इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो है a1। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, इसे हम लिख लेंगे a1 प्लस एन डी के फॉर्म में। तो यहाँ से a1 और a1 अगेन कैंसिल आउट, क्या मिलेगा, और यहाँ से देखिए डी और डी ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें सिंपली मिलेगा n अपॉन a1 टाइम्स an+1। क्लियर है, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यही हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जहां पर बोला जा रहा है ए मैन अरेंजेस, हमारा कोई व्यक्ति है जिसने जिसने अरेंज किया एक डेथ को, जो कि हमारा 3600 रुपए का है, 3600 रुपए का है, उसे पे करने के लिए उसने 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट बनाई, है ना। किसी व्यक्ति ने, जिसपे डेथ कितना है, जिसपे डेथ है हमारे पास 3600 रुपए, उसने इसे पे करने के लिए 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट बनाई। और ध्यान रखिए कि ये इंस्टॉलमेंट है ना, ये इंस्टॉलमेंट, ये 40 की 40 इंस्टॉलमेंट ये एपी में है। तो हुआ क्या कि व्हेन 30 ऑफ द इंस्टॉलमेंट आर पेड, जब इसकी 30 इंस्टॉलमेंट पे हो गई, तो वो आदमी ही इज डाई, है ना, ही डाइड। जब उसकी 30 इंस्टॉलमेंट पे हो गई तो वो एक्सपायर हो गया, है ना, और उसका जो डेथ था वो अनपेड रह गया, है ना, उसका जो डेथ था वो अनपेड रह गया। तो हमें फाइंड करना है कि उसकी 8th इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या थी, है ना, उसकी 8th इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या थी। ओके, तो देखिए, समझिए इसे क्वेश्चन को, और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में व्यक्ति पर जो डेथ था वो था कितना, 3600 रुपए, और उसे कुल भरनी थी 40 इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 3600 रुपए क्या था, 3600 रुपए था उसका टोटल डेथ, 40 थी उसकी इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ से ये 40 की 40 इंस्टॉलमेंट हमें बताया गया था, ये एपी में है, मतलब कि इसका कुछ फर्स्ट टर्म होगा, और इन्हीं इंस्टॉलमेंट के बीच हमें एक कॉमन डिफरेंस डी देखने को मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि इंस्टॉलमेंट, हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी ए, और इन्हीं इंस्टॉलमेंट के बीच का कॉमन डिफरेंस था डी। तो यहाँ पर देखिए हमने सम फॉर्मूला अप्लाई किया है कि उसे टोटल डेथ पे करना है कितना, 3600। तो हमें मिला 3600 इज इक्वल टू वॉट, एन की वैल्यू ले ली हमने 40, क्योंकि हमें 40 इंस्टॉलमेंट पे करनी थी। तो हमें मिला 3600 इज इक्वल टू वॉट, 3600 इज इक्वल टू वॉट, 40/2 इन ब्रैकेट 2 टाइम्स ए, हमने पहली इंस्टॉलमेंट को मान लिया है ए, प्लस 40 - 1 इंटू डी। डी क्या है, डी हमारा उन्हीं इंस्टॉलमेंट के बीच का कॉमन डिफरेंस है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा 3600 इज इक्वल टू वॉट, 40/2 दैट इज इक्वल टू 20, एंड दैट इज इक्वल टू 2a प्लस 39d। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा 180 इज इक्वल टू ट्वाइस a प्लस 39d, और इसे हम ले लेंगे इक्वेशन 1। लेकिन यहाँ पर ये भी जानकारी दी गई कि उसने केवल 30 इंस्टॉलमेंट ही पे कर पाई, है ना, उसने केवल 30 इंस्टॉलमेंट ही पे कर पाई। तो यहाँ पर देखिए कि उसने लगभग 1/3 इंस्टॉलमेंट को पे नहीं किया, है ना, उसने टोटल अमाउंट के लगभग 1/3 अमाउंट को पे नहीं किया। टोटल अमाउंट क्या था, टोटल अमाउंट था हमारे पास 3600, और उसने इस अमाउंट के 1/3 अमाउंट को पे नहीं किया। तो यहां से हम फाइंड कर लेंगे उसने कितने अमाउंट को पे नहीं किया। तो हमें मिलेगा 3600 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1200, मतलब मीन्स 1200। और ये अमाउंट, ये राशि 1200, ये कैसी रही, ये रही अनपेड, ये रही कितनी, अनपेड, मतलब कि 3600 में से इतनी राशि कितनी, 1200, ये अनपेड रही। तो अब हम देख लेंगे टोटल पेड राशि कितनी थी। टोटल पेड क्वांटिटी हमें मिल जाएगी 3600 माइनस 1200, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2400। तो ये राशि, ये अमाउंट हमने, उसने पे किया, है ना, ये अमाउंट उस व्यक्ति ने पे कर दिया उसकी डेथ होने से पहले।
अब हमें फाइंड करना था क्या, आप याद रखिए फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था कि 8th इंस्टॉलमेंट की क्या वैल्यू होगी। तो अब देखिए उसकी 30th इंस्टॉलमेंट पे हम ए और डी की वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो उसने अपनी 30th इंस्टॉलमेंट तक 2400 अमाउंट पे करी हुई थी, तो यहाँ से हम एस एन की वैल्यू ले लेंगे 2400, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एन हो जाएगा हमारा 30 और ए और डी हमारे वही एपी के वही इंस्टॉलमेंट के फर्स्ट टर्म और डी इंस्टॉलमेंट के बीच का कॉमन डिफरेंस रहेगा यहाँ पर। तो हमें सिंपली मिलेगा 2400 दैट इज इक्वल टू 30/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस 30 माइनस 1 टाइम्स डी। तो सिंपली हमें यहाँ से मिल जाएगा 160 इज इक्वल टू ट्वाइस ए प्लस 29 डी। तो अब देखिए अब हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है हमारे पास 180 इज इक्वल टू 2a प्लस 39 डी। और इसी तरीके से इक्वेशन 2 भी हमारे पास है जो कि है 160 इज इक्वल टू ट्वाइस ए प्लस 29 डी। तो हमारे पास ए और बी ये दो इक्वेशन है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इन दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमें यहाँ से ए की वैल्यू मिलती है 51 और डी की वैल्यू मिल जाती है 2। क्लियर है, इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता ही होगा। क्या करेंगे आप यहाँ से इन दोनों को ही माइनस कर देंगे जिससे कि हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी और किसी भी एक इक्वेशन में हम डी की वैल्यू को पुट कर देंगे जिससे कि हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 51 और डी की वैल्यू है 2। ओके, तो अब देखिए अब 8th इंस्टॉलमेंट चाहिए हमें, हमें चाहिए क्या 8th इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, मतलब कि हमें चाहिए T8, है ना, हमें चाहिए T8। तो T8 क्या होगा, a प्लस 8 - 1 इंटू डी, ए प्लस 8 - 1 इंटू डी। ए और डी की वैल्यू मालूम है क्या, 51 और 2 रख दोगे क्या मिलेगा, 51 प्लस 7 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 65। तो हमें अपनी 8th इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या मिली, 65 रुपीज, मतलब कि उसने 8th इंस्टॉलमेंट में 65 रुपीज को पे किया हुआ था। ओके, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कुछ इस तरीके से है जहां पर हमें एक एपी दी गई है A1 A2 A3 और शो ऑन। ये सभी टर्म्स एपी में है और ये सभी टर्म्स एपी में कुछ इस तरीके से हैं कि A1 प्लस A2 डॉट 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 AP डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट AQ। इस कोशिएंट की वैल्यू मिल रही है हमें कितनी, P क्यूब अपॉन Q क्यूब, P क्यूब अपॉन Q क्यूब, जहां पर P और Q आपस में इक्वल नहीं है। तब हमें फाइंड करना है A6 अपॉन A21 की वैल्यू क्या होगी, है ना। A6 अपॉन A21 की वैल्यू क्या होगी ये हमें सिंपली बताना है यहाँ से। तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, प्लीज ट्राई इट, ट्राई इट। ओके, नाउ वी डिस्कस इट सॉल्यूशन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं कैसे, है ना, अब देखते हैं कैसे। हमें देखिए एपी दी हुई थी और हमें उसी में कंडीशन दी हुई थी क्या, कि A1 प्लस A2 डॉट डॉट AP अपॉन A1 प्लस A2 डॉट 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 AQ, इसकी वैल्यू हमें मिल रही है PQ अपॉन Q क्यूब। अब देखिए ये क्या है, ये सम है, न्यूमरेटर में भी सम है एक एपी का और डिनोमिनेटर में भी सम है एक एपी का, किन्हीं भी फाइनाइट टर्म का जो कि इसी एपी के हैं, है ना। यहाँ पर ये P फाइनाइट टर्म है और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में Q फाइनाइट टर्म है। तो हम सिंपली इसके सम के फॉर्मूले को यहाँ पर ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर वाली एपी में न्यूमरेटर में हमारे पास P टर्म है और नीचे वाली एपी डिनोमिनेटर में हमारे पास Q टर्म्स है। तो हमें सिंपली क्या मिलेगा, हमें मिलेगा P/2 इन ब्रैकेट 2A1, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म है हमारा A1 प्लस P-1 इंटू डी। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा Q/2 इंटू 2 टाइम्स A2 प्लस Q-1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू P क्यूब अपॉन Q क्यूब। तो अब देखिए इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। हाँ, यहाँ पर डी हमारा क्या था, कॉमन डिफरेंस था। तो यहाँ से 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, P से P राइट हैंड साइड में कैंसिल होगा और Q से Q राइट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली हमें यहाँ पर मिलेगा 2A1 प्लस P-1 इंटू डी अपॉन 2A2 प्लस Q-1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। तो अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें क्या मिलेगा, जिससे हमें मिल जाएगा A1 प्लस
तो यहाँ पर देखिए हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमें मिला सिंपली a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी बाई टू, और इसी तरीके से हमें मिला a2 प्लस q माइनस 1 इंटू डी बाई टू, और ये राइट हैंड साइड हमारी सेम जो कि है p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो अब देखिए ध्यान से हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a6 अपॉन a21, है ना, a6 अपॉन a21। तो यहाँ पर हम p और q की वैल्यूज को चूज कर लेंगे जिससे कि हमें a6 अपॉन a21 मिल जाए हमारी लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसके लिए हमने p को लिया 11 और q को लिया हमने 41, और क्यों लिया ये हम देखेंगे अभी, है ना, ऐसा हमने क्यों किया। अब देखिए जब हमने p की जगह पर रखा 11 और q की जगह पर रखा 41, तो हमें एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से मिला a1 प्लस 11 माइनस 1 डी बाई टू अपॉन a2 टाइम्स 41 माइनस d 41 माइनस 1 इंटू डी बाई टू, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 11 स्क्वायर अपॉन 41 स्क्वायर। तो इसके न्यूमरेटर की वैल्यू हमें मिली a1 प्लस 5d, और इसके डिनोमिनेटर की हमें वैल्यू मिली a2 प्लस 20d, दैट इज इक्वल टू 121 अपॉन 1681। क्लियर है। तो इसी के साथ हमें यहाँ पर अब देखिए a1 प्लस 5d क्या है, a1 प्लस 5d क्या है, इसे हम लिख सकते हैं a1 प्लस 6 माइनस 22d, a1 प्लस 6 माइनस 22d, तो ये हो गया a6। और इसी तरीके से इसके डिनोमिनेटर में जो हमें दिया गया है क्या, a2 प्लस 20d, इसे भी हम लिख सकते हैं a2 प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा a6 और इसके डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा a21, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 121 अपॉन 1681। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कुछ इस तरीके से, जहां पर हमसे बोला गया है अ पर्सन इज टू काउंट 4500 करेंसी नोट्स। कोई आदमी है जैसे कि 4500 रुपए करेंसी नोट्स गिनने हैं या गिन रहा है ना, गिनने हैं या गिन रहा है। तो पहले 10 मिनट तक वो हर मिनट, है ना, पहले 10 मिनट तक वो हर मिनट 150 नोट्स गिनता है ना, 150 नोट्स गिनता है, मतलब A1 से A10 तक, है ना, 150 नोट्स को गिनता है, और फिर हर मिनट उसकी स्पीड 2 नोट से कम हो जाती है, और उसका क्या होगा, हर मिनट जैसे ही वो 1 मिनट में आगे बढ़ेगा उसकी स्पीड 2 नोट से कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पर एक एपी मिल रही है जिसका कॉमन डिफरेंस हमें दिया गया है -2, क्योंकि यहाँ पर उसका रेट कम हो रहा है -2 से। तो हमें बताना है कि उसे कितना समय लगेगा सारे नोट्स को गिनने में। क्या बताना है कि उसे सारे नोट्स को गिनने में कितना समय लगेगा। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है बी। और अब हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन पर जाने से पहले आप सोच सकते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। उसके लिए प्लीज टेक योर टाइम। ओके, नाउ मूव टू इट्स सॉल्यूशन। देखिए हुआ क्या कि 10 मिनट में, है ना, 10 मिनट में उस व्यक्ति ने कितने नोट्स गिन लिए, 150, है ना, 150। इसका मतलब हमें क्या मिला, हमें मिला 10 इंटू 150, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, 1500, है ना, 1500, मतलब कि उसने कुल कुल 1500 नोट गिन लिए 10 मिनट में, है ना, उसने कुल 1500 नोट 10 मिनट में गिन लिए। तो अब देखिए अब A10 A11 A12 10 मिनट के बाद हमें मिल रहा है हर एक मिनट A10 A11 A12, ये सारे के सारे एपी में है, जहां पर हमें इसका कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है जो कि है -2। तो अब हम मान लेंगे n मिनट और लगेंगे बाकी के बचे हुए नोट्स को काउंट करने में। बाकी के बचे हुए नोट्स कितने हैं, बाकी के बचे हुए नोट्स हैं हमारे पास 3000, है ना, 3000, क्योंकि हम 1500 नोट तो पहले ही गिन चुके हैं। तो 4500 में से 1500 घटाएंगे, क्या मिलेगा, 3000 नोट। अब हम मान ले रहे हैं कि इन 3000 नोट्स को गिनने में हमें कुछ एन टाइम लगेगा। तो अब सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, n/2 इंटू 2 टाइम्स 148। यहाँ पर देखिए हमें A1 की वैल्यू क्या मिली, 148, प्लस n-1, n तो हमें फाइंड आउट करना ही है, इंटू डी की वैल्यू हमें दी गई है जो कि है -2।
और दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो कि है 3000। तो इसे सॉल्व करने पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जो कि होगा n स्क्वायर माइनस 149n प्लस 3000 इज इक्वल टू 0, है ना। हमें कुछ इस तरह की वैल्यू इसमें मिलेगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे तो हमें सिंपली यहां से मिलेगा n माइनस 24 इंटू n माइनस 125 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें n की दो वैल्यूज मिली, एक है 24 और एक है 125। एक क्या है, एक है 24 और एक है 125। तो अब हमें फाइंड करना है कि टोटल टाइम, उस व्यक्ति को टोटल टाइम कितना लगा सभी नोट्स को गिनने में। तो याद रखिए पहले पहले नोट्स को गिनने में उसे कितना लगा था, 10 मिनट लगा था। और अभी हमने फाइंड किया कि उसे बाकी के नोट्स को गिनने में कितना 24 मिनट्स का टाइम लगा। तो इस तरीके से टोटल नोट्स को काउंट करने में उसे जो कुल समय लगा वो कितना है, वो है हमारे पास 10 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 34 मिनट्स, है ना। तो उसे 34 मिनट्स टोटल टाइम लग जाएगा इन सभी नोट्स को काउंट करने में। अब चलते हैं अपने लेक्चर के अंत में। तो इसी के साथ हमने आज के लेक्चर में थ्योरी को जाना और इसी पे बेस्ड हमने अपने कई क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आप जेई मेंस के कई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और यहाँ हमारे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में उनके सॉल्यूशंस को भी आप डिस्कस कर सकते हैं जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। और ध्यान रखिए डीपीपी और मॉक टेस्ट को आपको देते हुए चलना है जब तक कि आपका एग्जाम नहीं आ रहा है, डेली प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पर लेक्चर्स को भी अटेंड करते रहिए, ये लेक्चर्स भी काफी हेल्पफुल होंगे आपके कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन में, है ना, आपके कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।